हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश शर्मा, बिल्डिंग संचालन चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पावर फैक्टर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यानी कैपेसिटर बैंक और जो लगाया जाता है कैसे लगाया जाता है, कितना केवीआर का लगाया होता है या कितना माइक्रोफैराड फैराड में लगाया होता है। आज हम उसी सब के बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैंने लिखा है वहाँ जैसे पावर फैक्टर कैलकुलेशन। देखिए, मैं अब लास्ट में 2 वीडियो इस पर डाल चुका हूँ पावर फैक्टर पर। तो मैंने उसमें एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास हमारी जो होती है 3 शक्ति होती हैं, 3 तरह से शक्ति होती है इलेक्ट्रिसिटी में। एक होती है रियल पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर और एक होती है एपरेंट पावर। तो यहाँ हम एपरेंट पावर को बिल्कुल छोड़ देते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारा जो यहाँ में लेना देना है यानी इस चीज़ के लिए वो रियल पावर और रिएक्टिव पावर। क्योंकि आप जानते हो कि जब हम किसी भी लोड का केवीआर यानी रिएक्टिव पावर कितनी लगनी है ये हम पता कर लेते हैं तो उतना ही कैपेसिटर बैंक लगता है या उतने का ही हमें कैपेसिटर उसमें लगाना पड़ता है। जिस लोड का हमें रिएक्टिव पावर पता चल गया कि इसकी रिएक्टिव पावर इतनी है तो हम उसका उतना ही कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं लैगिंग पावर फैक्टर पर। तो आइए फ्रेंड्स करते हैं स्टार्ट। देखिए, यहाँ 2 पावर है। रियल पावर P से डिनोट होती है और P को हम कैसे, P का फॉर्मूला है VI cos phi, ये आप जानते हो, ठीक है। और अगर मैं KVR की बात करूँ रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है VI sin phi, ठीक है फ्रेंड्स। ये फाई एंगल है, इसको कहीं कहीं थीटा भी लिखा होता है और फाई भी लिखा होता है, तो ये फाई भी हो सकता है और थीटा भी हो सकता है। फ्रेंड्स देखिए, P मीन्स रियल पावर है या वास्तविक शक्ति है, तो इसको हम डिनोट करते हैं किलोवाट से। किससे? किलोवाट से। और V को हम देखिए यहाँ हमने 1000 में लिया है तो हम यहाँ K में लेंगे। KV वोल्टेज जो कैसे होती है 11 kV, 12 kV, 66 kV, 132 kV, यानी वो KV में होती है, तो हम यहाँ किलोवाट में भी ले रहे हैं और KV में ले रहे हैं। I एम्पियर को इसको करते हैं डिनोट हम A से, और cos phi हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हम जानते हैं ये जो cos phi होता है यही पावर फैक्टर होता है, ठीक है, ये पावर फैक्टर होता है। तो क्या फॉर्मूला हो गया KVA cos phi। इसको अगर ऐसे हम डिनोट करते हैं तो ये जो होता है S को हम KVR से मापते हैं, KVR में मापते हैं। किस में मापते हैं? KVR में, KVA और रिएक्टिव पावर। तो इसको भी KVA और sin phi ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए होता क्या है, ये कॉमन है और यहां भी ये कॉमन है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं इसको KVA बराबर, तो ये हो जाएगा किलोवाट बटे cos phi, ठीक है। ये cos किलोवाट इधर आ जाए, cos phi नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं अगर लिखूं ऐसे KVA बराबर KVR रिएक्टिव पावर बटे sin phi, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये KVA और ये KVA ये बराबर हैं। तो जब हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं तो लोड तो सेम ही रहता है। अगर हम उसको KVA में कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, उसके लिए लोड लगाना, तो 1000 KVA का है या 2000 KVA का है, तो लोड तो सेम ही है 2000 KVA, तो वो बराबर रहता है। यानी किसी के लिए भी जब हम कैपेसिटर बैंक निकालेंगे तो ये और ये सेम रहेगा। तो KVA बराबर KVA, ये भी, इसका मतलब ये जो है इसके बराबर होगा। यानी देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको KVA बराबर KVA। अब KVA क्या है यहां, किलोवाट बटे cos phi बराबर KVAR बटे sin phi, ठीक है। इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें चाहिए KVR, क्या चाहिए ये वाला, तो इसको हम यही रोकेंगे, इसको हम इधर ले आते हैं। यानी ये हो जाएगा KVAR बराबर KW, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये इधर आ गया, तो जब KW इधर आ जाए, KW और sin phi ये ऊपर आ जाएगा, बटे इसके बटे में ये cos phi नीचे आ जाएगा, इसके cos phi हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KVAR बराबर किलोवाट और tan phi, ठीक है फ्रेंड। यही फॉर्मूला होता है KVAR निकालने का। तो अब इसमें क्या है, देखिए ये KVAR और किलोवाट और 10 मीन्स अगर आपको किलोवाट पता है कि कितने किलोवाट के लिए पावर फैक्टर लगाना है,
कैपेसिटर बैंक लगाना है, मान लीजिए कि हमें 10 किलोवाट के लिए लगाना है, तो 10 किलोवाट यानी किलोवाट आपको पता है 10 किलोवाट होता है ये हम कनेक्टेड लोड पे लगाते हैं, कितने किलोवाट का लोड कनेक्टेड है तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मोटर ये सब उनको लोड को कैलकुलेट करते हैं, उन पे लिखा रहता है कि किलोवाट कितना है, 5 किलोवाट की 7 किलोवाट, सबको ऐड करके हम कनेक्टेड लोड निकाल लेते हैं और उस कनेक्टेड लोड के बिहाफ पर ही हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर पैनल या कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ये जो निकालना होता है ये एक्चुअली kVAR ही होता है। तो जब रिएक्टिव पावर हमने निकाल ली, kVAR क्या है, रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर अगर हमने निकाल ली तो समझ लो हमने किलोवाट 10/5 इसके अकॉर्डिंग पावर फैक्टर भी निकाल लिया। जो रिएक्टिव पावर, जितनी रिएक्टिव पावर होगी ये kVAR होगा, उतना का ही कैपेसिटर बैंक हमें लगाना पड़ेगा लैगिंग पावर फैक्टर पे। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं कैसे होता है ये फॉर्मूला। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए हमें 2 पावर फैक्टर लेने हैं। पहला पावर फैक्टर है हमारा 0.65, ये मैंने लिख रखा है यहाँ 0.65 पावर फैक्टर है। देखिए पावर फैक्टर मैं पहला ले लेता हूं, जो पहला चल रहा है 0.65 पावर फैक्टर हमारा इनिशियली चल रहा है। उसके बाद हमें इंप्रूव करके कितना करना है, जो पावर फैक्टर दूसरा वाला लेंगे हम PF2 वो 1 करना है। यानी हमारा जो पावर फैक्टर किसी भी मशीनरी का कोई डिजाइन होती है, मोटर वगैरह डिजाइन होती है, तो उन पर लिखा रहता है कि 0.65 पावर फैक्टर पर डिजाइन है या 0.75 पावर फैक्टर पर डिजाइन है। तो पावर फैक्टर है cos फाइव, यानी cos फाइव की जो वैल्यू है 0.65 है, यहाँ पे पावर फैक्टर या cos फाइव ही लिख सकते हैं, बराबर 0.65 है। तो इतना पावर फैक्टर है, तो जो P1 है, PF1 है 0.65 और इंप्रूव करके हमने कितना करना है 1। ठीक है, तो अब देखिए जो पावर फैक्टर 0.65 है और पावर फैक्टर को 1 करना है और लोड कितना है, मान लीजिए मैं मान लेता हूं किलोवाट, यानी मोटर जो है 5 किलोवाट की मेरे पास है। तो एग्जांपल के लिए अब फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, तो 2 पावर फैक्टर है, मेरे कहने का मतलब है ये। तो पहले तो इसके बिहाफ पे kVAR निकाल लो, फिर इसके बिहाफ पे kVAR निकाल लो और दोनों को आपस में माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, क्योंकि 0.65 तो ऑलरेडी है, 1 ऑलरेडी है, तो 0.65 पे kVAR निकालो, 1 पे kVAR निकालो और हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम एक साथ कर लेते हैं। एक साथ करने का मतलब क्या होता है कि देखिए ये 2 पावर फैक्टर है, तो हम इसको kVAR कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोटर 5 किलोवाट की है, kVAR बराबर kW को कॉमन ले लीजिए और 2 जगह लिख लीजिए 10/5, यानी kW 10/5 kW 10/2। ऐसे करने के बजाय हम तो ये कर देते हैं 10/5 माइनस 10/5, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये 10/5 कहां से आएगा, देखिए पावर फैक्टर है cos5, पावर फैक्टर में यहां से हटा के अब लिख देता हूं इसको cos5। पावर फैक्टर जो होता है cos5 होता है फ्रेंड्स, cos5 या cos थीटा आप बोलते हो। cos5 बराबर 0.65 पावर फैक्टर है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मैं ये मिटा देता हूं फिर आगे आपको बताता हूं। देखिए cos5 बराबर 0.65 हो गया एक के लिए। तो अब होता क्या है cos5, तो इसको हमें मान चाहिए इसका, किसमें, हमें यहां से चाहिए फाई, तो हमें फाई पता चलेगा हम 10/5 जब निकालेंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 0.65 ऐसे हो जाएगा। और cos इनवर्स 0.65 का जो मान होता है मैंने यहां लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये पावर फैक्टर है, तो ये इसका मान होता है इतने डिग्री, यानी जो 0.65 वैल्यू होती है या cos इनवर्स 0.65। देखिए फ्रेंड्स गूगल में, यानी अपने मोबाइल में गूगल पर डालिए cos -1 ब्रैकेट में 0.65 डाल देंगे और आगे लिख देंगे वैल्यू, तो वो तुरंत बता देगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 40 कितनी आएगी, 49.45। ठीक है, 49.45 आएगी, ये डिग्री में आएगा, इतने डिग्री का। तो मैंने यहां लिखा हुआ है cos 49.45 डिग्री जो होता है 0.65 होता है और cos 0 डिग्री 1 होता है। यानी अगर मैं इसको लिखूं कि cos5 बराबर 1 है, पावर फैक्टर मेरा 1 है दूसरा वाला जो मुझे अपग्रेड करना है, तो यहां से phi 2 की जो वैल्यू आएगी वो cos इनवर्स 1 आएगी। ठीक है, और cos इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। 0 डिग्री का अगर एंगल है तो cos इनवर्स 1 होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो अब क्या है, मेरे पास एंगल मिल गया 49.45 डिग्री और ये हो गया 0 डिग्री, तो मैं यहां पुट कर दूंगा। कैसे, किलोवाट कितना है मेरा, 5 किलोवाट मैंने बताया था पीछे, किलोवाट है, 5 किलोवाट के लिए मैं निकाल रहा हूं। और 10/1 यानी 10/1 कितना हो गया, यहां से ये जो हमें इंप्रूव करना है 49.45 डिग्री, 49.45 डिग्री माइनस 10
φ2 कितना है, देखिए यहां से मैंने निकाला φ2 0 है तो 0 डिग्री। ठीक है, अब यहां से इसका मान रख दीजिए 5 और tan 49.45 डिग्री का मान कितना आएगा। अब गूगल में यानी अपने जो मोबाइल है, मोबाइल के गूगल में ऐसे लिख दो tan 49.5 डिग्री 45 और उसके आगे लिख दो वैल्यू, तो वो वैल्यू बताएगा आपकी, और वो वैल्यू आएगी 1.169। कितनी आएगी इसकी वैल्यू 1.169 माइनस tan 0 का मान 0 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया 5 इंटू 1.169, तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आएगा 6.0। ये अप्रोक्सीमेट है फ्रेंड, मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा kVAR। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये जो जैसे 6 आया है तो 6 का मतलब हो गया कि ये हमें प्लस माइनस 5% अप डाउन हो लेते हैं, एग्जैक्ट अप नहीं लेते हैं, मीन्स 5% डाउन लेते हैं। तो 6 का 5% निकाल के उसमें से कम कर देते हैं, उतना कम रखते हैं, एग्जैक्ट नहीं रखते कि जैसे 6 आया तो 6 का 6 रख लिया, प्रैक्टिकली ऐसा हम नहीं रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे जितने भी कैपेसिटर बैंक आते हैं वो फेरेड या माइक्रो फेरेड में आते हैं, केवीआर में नहीं आते हैं। जो बड़े आते हैं 3 फेज वाले वो केवीआर में आते हैं, तो कैपेसिटर बैंक तो आपको केवीआर में मिलेगा, इसी तरीके से लगा होगा। लेकिन जो छोटे आते हैं वो माइक्रो फेरेड और फेरेड में आते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैपेसिटर बैंक जो होता है बड़ा एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ा सा एग्जांपल लेके बताऊंगा, और वो भी बताऊंगा उसमें कि माइक्रो फेरेड को केवीआर और केवीआर से माइक्रो फेरेड कैसे चेंज किया जाता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।